फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी, जो कि आपको बी फार्म सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। तो हमारा चल रहा था बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वाउंड हीलिंग इन द स्किन। आज के इस वीडियो में हम लोग यही कवर करेंगे कि बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है वाउंड हीलिंग जो हमारे स्किन पे होती है ना। जैसे हमारे मान लो स्किन पर कोई भी कट वगैरह लग जाता है तो अपने आप को कैसे रिकवर करता है, यही आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये रहा आपका सिलेबस और हमारे सिलेबस में यूनिट नंबर फर्स्ट के टोटल लेक्चर कवर हो चुके हैं। आज ये जो यूनिट नंबर फर्स्ट का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है और लास्ट लेक्चर में हम लोग यही टॉपिक कवर करेंगे, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वाउंड हीलिंग इन द स्किन एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, 2 पॉइंट हमारी बची है, 2 पॉइंट आज इस लास्ट वाले लेक्चर में कवर हो जाएगा। उसके बाद जो हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट टोटल या कंप्लीट तरीके से कवर हो जाएगी। और आप लोग क्या है, नोट्स जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा इजी लैंग्वेज में नोट्स है, बिल्कुल फ्री में नोट्स है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो बिना लेट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको तो देखना है बेसिक प्रिंसिपल्स, किसका देखना है? वाउंड हीलिंग का। और ये वाउंड हीलिंग वाली जो प्रोसेस चलती है हमारे स्किन या किसी भी बॉडी के पार्ट्स पर चलती है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि वाउंड क्या होता है, देन हीलिंग क्या होता है, तब मैं आगे आपको लेके चलता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले आप समझो कि वाउंड क्या होता है। वाउंड मतलब होता है घाव, चोट, कटे, जले। ठीक है, ये हमारे होते हैं वाउंड। जैसे हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट पे, मान लो ये हमारी कोई बॉडी है, ये इसका हाथ है। ठीक है, हाथ पर कहीं पे कट लग जाता है, जल जाता है, तो वहां पे कुछ हमारे निशान, चोट, घाव ये बन जाती है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं वाउंड। मतलब ए वाउंड इज एनी काइंड ऑफ कट, स्क्रैच आर इंजरी टू द स्किन आर टिश्यू ऑफ द बॉडी। अब देखो क्या है, हमारे टिश्यू पे, हमारे मतलब बॉडी में जो टिश्यू प्रेजेंट है या तो जो स्किन है, अगर उस पे किसी भी तरह के कट आ जाते हैं या तो स्क्रैच आ जाते हैं या तो इंजरी आ जाती है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं वाउंड। ठीक है, अब देखो सेकंड वाली पॉइंट, इट हैपेंस व्हेन द स्किन इज डैमेज बाय थिंग्स लाइक एक्सीडेंट, शार्प ऑब्जेक्ट, हीट और इन्फेक्शन। अब देखो क्या है, और ये सारी चीज जैसे कैसे हो सकती है, जैसे देखो कि जब हमारी स्किन डैमेज होती है तो वह स्किन डैमेज जैसे एक्सीडेंट से भी हो सकती है। जैसे देखो अचानक रोड एक्सीडेंट जब हो जाता है तब भी डैमेज हो सकता है। किसको मतलब मान लो कोई शार्प ऑब्जेक्ट है, जैसे चक्कू वगैरह नहीं होता है, वो शार्प ऑब्जेक्ट होता है। शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कील वगैरह है, जैसे मान लो अंगुली में धस जाती है जैसे कील वगैरह ना, तो ओंड हो जाता है। बाकी हीट से जैसे मान लो कहीं पे ये मतलब हम लोग जल जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना, तो हीट की वजह से वाउंड हो सकता है, बाकी इन्फेक्शन की वजह से भी वाउंड हो सकता है। अब ओवरऑल वाउंड का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। अब आगे की मैं बात करूं, नेक्स्ट का है हीलिंग। अगर आप वाउंड और हीलिंग समझ जाते हैं तो बाकी प्रिंसिपल तो इजी वे में आप लोग समझ ही जाएंगे। ठीक है, अब देखो हम बात कर रहे हैं हीलिंग का। अब अगर देखा जाए हीलिंग, हीलिंग मतलब होता है वही जो आप इसके पहले जो हम लोग को क्या है, थोड़ा सा कट लगा था ना, चोट वगैरह लगी थी, तो ऐसा तो है नहीं कि प्रॉपर के लिए हमारे बॉडी में जो चोट लगी है या कट लगा है प्रॉपर के लिए बना रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी चोट या घाव क्या है, ठीक हो जाती है ना, तो उसी ठीक होने की कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हीलिंग। हीलिंग मतलब सभी लोग नहीं बोलते हैं कि जो हमारी चोट या घाव थी अब वह भर चुकी है, तो भरने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हीलिंग। हीलिंग मीन्स गेटिंग बेटर आफ्टर एन इंजरी आर ऑन्ड। अब देखो क्या है, जब इंजरी या ऑन्ड हो गया था इससे पहले, और इंजरी और ऑन्ड के बाद जब हम लोग अपने आप को बेटर महसूस करने लगते हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हीलिंग। इट इज द वे योर बॉडी फिक्सेस द डैमेज टू द स्किन, बोन्स आर टिश्यू। अब देखो ये एक ऐसा रास्ता है कि जहाँ पे जो हमारे मतलब बॉडी में जो भी मतलब चेंज आया था, चेंज का मतलब डैमेज आया था, अब वह कुछ समय के बाद वह अपना फिक्स कर लेता है। मतलब फिक्स का सेंस यही है कि वह रिकवर कर लेता है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हीलिंग। अब देखो इसमें दो प्रोसेस के हेल्प से वो करता है, एक रीजनरेशन होता है, एक रिपेयर होता है। अब देखो रिपेयर का मतलब ये है, जैसे कोई भी मशीन को जब रिपेयर करना होता है तो वह चलते चलते क्या होती है, कहीं थोड़ी सी खराबी हो जाती है ना, तो हम लोग उसे रिपेयर करते हैं। रीजनरेशन में क्या होता है, उसका क्या है, हम लोग चेंज ही कर, जैसे कोई भी पार्ट होता है अगर वह मतलब खराब हो गया तो उस पार्ट को चेंज कर देते हैं। बाकी रिपेयर में क्या होता है, उसी पार्ट को फिर बना के फिर चला देते हैं। अब देखो कुछ उसी से रिलेटेड ये भी है, रीजनरेशन हमारा क्या होगा, रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट टिश्यू विद द सेम टाइप। अब देखो रिप्लेसमेंट हो जाता है उस जो टिश्यू वहां के लॉस्ट मतलब खराब हुआ होगा, उसी सेम टाइप का टिश्यू लेके उसको क्या है, रिप्लेस कर दिया जाता है। ये है रीजनरेशन। बाकी रिपेयर में देखो
इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स रिस्टोरेशन ऑफ टिश्यू बट इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्कार। यहाँ पे क्या है, नए टिश्यू मतलब आ जाते हैं और जो भी हुआ रहता है उसको क्या रिपेयर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन उस कंडीशन में एक ऐसा होता है कि वहां पे स्कार का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे जब किसी को चोट या घाव लगती है ना, तो वहां घाव सही होने के बाद देखते हो कि थोड़ी सी दाग रह जाती है ना, उसी घाव के निशान या दाग को हम लोग बोलते हैं स्कार, और रिपेयर में स्कार हमारा बन जाता है, ठीक। अब देखो हीलिंग का मतलब भी आप लोग समझ लिए होंगे। अब ऑन हीलिंग, अब दोनों को जब हम लोग कॉम्बिनेशन करके पढ़ते हैं तो क्या निकलता है, इट इज डिफाइंड एज इट इज द रिपेयर एंड रीजनरेशन ऑफ डैमेज टिश्यू अकर ड्यू टू एनी टाइप ऑफ इंजरी। अब देखो जब हमारे बॉडी में किसी भी तरह की इंजरी या चोट वगैरह लग जाती है तो उस चोट को ठीक करने के लिए दो प्रोसेस काम करती है, एक रिपेयर और एक रीजनरेशन। इसी दोनों प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वाउंड हीलिंग। अब ये क्या है, इसमें 4 फेज चलते हैं। जो रिपेयर और रीजनरेशन होता है ना, ऐसा तो नहीं आपको देखने में हाँ भाई चोट लगी ठीक हो गई, इसमें क्या 4 प्रोसेस चलती हैं। अब उन 4 प्रोसेस की हम बात करें तो उसमें एक हमारा हीमोस्टेसिस है, इन्फ्लामेशन है, प्रोलिफरेशन है, मैचुरेशन या रिमॉडलिंग है, ठीक है। इसमें 4 फेज इन्वॉल्व होते हैं और कभी कभी ये मैकेनिज्म के नाम से भी पूछा जाता है, मैकेनिज्म ऑफ वाउंड हीलिंग। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा। अब देखो क्या है, हीमोस्टेसिस, इन्फ्लामेशन, प्रोलिफिकेशन, मैचुरेशन। अब देखो ये एक होम्योस्टेसिस है लेकिन ये हीमोस्टेसिस है। आपने एचएपी में जरूर पढ़ा रहा होगा फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वाले में, तो उसको दूसरे नाम से हम लोग हीमोस्टेसिस जानते थे ना। तो हीमोस्टेसिस जो वर्ड आया इसका मतलब क्या है, ब्लड से रिलेटेड हमें कुछ यहाँ पे पढ़ना है। तो हीमोस्टेसिस को हम लोग ब्लीडिंग कंट्रोल फेज भी बोल सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब कहीं इंजरी या चोट या कट लगता है तो वहां से ब्लड बहुत तेजी से निकलता है। तो हीमोस्टेसिस जो है ये पहला फेज है, और ये क्या है, ब्लीडिंग कंट्रोलिंग फेज भी हो सकता है। ये जस्ट इंजरी के बाद ही स्टार्ट हो जाता है, जैसे कोई चोट या कट लगा तुरंत ये ब्लड का निकलना स्टार्ट हो गया। अब क्या होगा, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट टू स्टॉप ब्लीडिंग। अब जब तक क्या है, वहां की जो ब्लड वेसल्स होंगी जब तक वो कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब पतली या नैरो नहीं होंगी तब तक ब्लड का फ्लो तेजी से होता रहेगा। अब देखो उसके बाद वहां पे क्या है, ये प्लेटलेट का जो क्लॉट बनता है ना उसका फॉर्मेशन भी होगा, प्लेटलेट का, ठीक है, उसी वेसल्स में। उसके बाद क्लॉट फॉर्म ए स्कैब ओवर द वाउंड। अब जो ये क्लॉट रहेंगे ये घाव के चारों तरफ एक स्कैब मतलब जाली की तरह अपना बना लेंगे, ठीक है। ये था हमारा पहला फेज। दूसरा फेज है इन्फ्लामेशन वाला फेज। अब देखो इन्फ्लामेशन वाला फेज में क्या है, बिगिंस विद इन आवर्स एंड लास्ट ए फ्यू डेज। अब देखो क्या है, ये या तो कुछ घंटों में स्टार्ट हो सकता है या तो कुछ दिन में स्टार्ट हो, जिसके अकॉर्डिंग इंजरी या चोट लगी रहेगी उसे अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स कम टू फाइट इन्फेक्शन। अब देखो वहां पे WBC हमारे आएंगे उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। अब देखो जब वो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए आएंगे और इन्फेक्शन से लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा जो सेल है उसका भी कुछ ना कुछ नुकसान तो जरूर होगा। तो जब उसका नुकसान कुछ होगा तो उस कंडीशन में वो वाली एरिया जो जहाँ पे इन दोनों की लड़ाई चलेगी वो थोड़ी सी रेड हो सकती है, स्वेलन हो सकती है, वार्म हो सकती है और पेनफुल भी हो सकता है। बाकी डेड सेल्स एंड बैक्टीरिया आर रिमूव। बाकी वहां से जो भी डेड सेल रहेंगे, बैक्टीरिया रहेंगे, सबको रिमूव कर लिया जाता है। अब थर्ड वे प्रोलिफरेशन वाले फेज में क्या होता है, स्टार्ट आफ्टर इन्फ्लामेशन। अब देखो इन्फ्लामेशन के जस्ट बाद वाली ये स्टेज होती है जो कि 2 से 3 दिन के बाद स्टार्ट होती है। न्यू ब्लड वेसल्स ग्रो होगा वहां पे। उसके बाद फाइब्रोब्लास्ट जो रहेंगे नए नए टिश्यू बनाएंगे, ग्रेनुलेशन टिश्यू वहां पे बनेगा। इपिथेलियल सेल्स कवर द वाउंड सरफेस। और जो इपिथेलियल सेल होती है वो घाव वाले सरफेस को पूरा अच्छी तरीके से कवर कर लेगी। ये है प्रोलिफरेशन फेज। बाकी चौथा जो फेज आता है वह है मैचुरेशन या रीमॉडलिंग। अब देखो मैचुरेशन बिगिंस आफ्टर ए फ्यू वीक, कुछ सप्ताह बाद में, लास्ट मंथ मतलब समझ लो कि लास्ट वाले मंथ में जो चौथा होता है ना, 4 सप्ताह होते हैं, चौथे वाले में कोलेजन इज रीअरेंज टू स्ट्रेंथन द टिश्यू। अब देखो क्या है, वहां पे कुछ कोलेजन फाइबर वगैरह होते हैं ना, उस टिश्यू को थोड़ा सा मजबूती देंगे। जो बना है अब जिसको कवर कर लिया अब उसको थोड़ी सी मजबूत करने की जरूरत होती है, तो ये मैचुरेशन में तो वो थोड़े मजबूत बनेंगे और स्कार टिश्यू भी वहां पे बनेगा। उसके बाद उस समय क्या होगा, जो हमारी घाव वगैरह रहेंगे ना, चोट वगैरह रहेंगे, अब वो क्या है ऊपर से टिश्यू आकर उसको अच्छी तरीके से कवर कर लिया, अब वह मजबूत हो जाती है एक नॉर्मल स्किन की तरह। तो ये होता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, या तो आप इसे फेज भी बोल सकते हो वाउंड हीलिंग का। जैसे कोई भी अगर चोट वगैरह लग जाती है तो रिकवर या रिजनरेशन या रिपेयर कैसे होती है उसके बारे में थी, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक जो हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट का है, जो कि 2 या 7 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। अब देखो एथेरोस्क्लेरोसिस का पैथोफिजियोलॉजी क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है। जैसे मान लो कोई ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में इसमें होता है ब्लड फ्लो। अब देखो ब्लड फ्लो होने की वजह से
मतलब ब्लड फ्लो तो होता है मतलब ये नॉर्मल तरीके से। कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो ये इंडोथेलियल लेयर है ना, इसमें पोर्स होते हैं और इसी पोर्स के हेल्प से आ जाते हैं इसमें क्या, ये फैट या लिपिड वगैरह आके यहीं पे अपना क्लॉट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जब इसमें क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है हमारे आर्टरीज में, मतलब ब्लड वेसल्स में, तो क्या होता है ब्लड फ्लो करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पे थोड़ा सा ये हो जाएंगे तो ब्लड के फ्लो में दिक्कत आएगी। और जब ब्लड के फ्लो में दिक्कत आती है तो उस समय क्या होता है कि ऑक्सीजन का लेवल हमारे बॉडी में घट जाता है, ठीक है। तो उस समय क्या है, चेस्ट पेन होता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है, स्ट्रोक भी हो सकता है, बाकी बॉडी पेन भी हो सकता है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस बहुत ही खतरनाक होता है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। अब देखो, एथेरोस्क्लेरोसिस इज ए डिजीज इन विच फैटी डिपोजिट्स मतलब प्लेक बिल्ड अप इनसाइड द आर्टरीज मेकिंग देम नैरो एंड हार्ड। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे मान लो प्लेक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो फैटी डिपोजिट यहाँ पे हो रहा है या उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेक। तो आर्टरी के अंदर जब प्लेक का फॉर्मेशन हो जाता है तो प्लेक का फॉर्मेशन की वजह से जो हमारी आर्टरी थी वो नैरो और हार्ड हो जाती है। उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। द स्लोज डाउन और ब्लॉक ब्लड फ्लो, ये क्या करेंगे, या तो ब्लड के फ्लो को स्लो कर देंगे या तो कहीं कहीं जब ये ज्यादा हो जाएंगे तो ब्लड के फ्लो को ही रोक देंगे पूरा, ठीक है। तो ये कितने खतरनाक हो सकते हैं हमारे बॉडी के लिए, अब आपको तो पता हो ही गया होगा। अब देखो ये कैसे कैसे होता है, इसकी मैं स्टेप की बात करूं तो सबसे पहले इंडोथेलियल जो लेयर होती है नीचे, उसमें इंजरी होगा, मतलब जो आर्टरी वाल है वो थोड़ी सी डैमेज होगी। उसके बाद बैड कोलेस्ट्रॉल इंटर द वाल, जो कोलेस्ट्रॉल बैड वाले रहेंगे वो उसी वाल के हेल्प से ये वो आर्टरी में एंट्री करेंगे, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लामेशन वहां पे स्टार्ट होगा, फैटी स्ट्रीक, वहां पे जो फैटी स्ट्रिक रहेगा वहां पे आके अपना एक लेयर बनाएगा। उसके बाद फैटी स्ट्रिक से हमारा प्लेक का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद जब प्लेक का फॉर्मेशन हो जाएगा तो आर्टरी जो है थोड़ी सी पतली पड़ेगी। उसके बाद रैप्चर हो जाएगा और क्लॉट का फॉर्मेशन होने लगेगा। और जब क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है तो उस कंडीशन में एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। अब देखो, जब एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है तो उस कंडीशन में ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, तो उसके वजह से ऑक्सीजन भी हर आर्गन में सप्लाई कम हो जाती है। उससे क्या होता है, हमारे चेस्ट पेन हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है और बॉडी पेन या लेग पेन स्पेशली हो सकता है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा जो था यूनिट नंबर फर्स्ट वो कंप्लीट होता है। अगर आपको टोटल नोट्स डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम ग्रुप तुरंत ज्वाइन करके नोट्स डाउनलोड कर लो। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमसे आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।